बहुत सारे चेंजेस तो होने वाले हैं, लेकिन 10 मेजर चेंजेस कौन कौन से होंगे? देखिए स्मिता जी, जब 1 फरवरी 2025 को बजट आया था ना, हम्म। तो लोगों को 1 अप्रैल की बहुत इंतजार थी, और विशेष के जो सैलरीड एम्प्लॉयज उनको तो बहुत ज्यादा इंतजार थी, क्योंकि उनकी सैलरी बढ़े ना बढ़े पर टेक होम जो कैश है वो बढ़ने वाला जरूर है। और विशेषकर वो एम्प्लॉयज जिनकी 12,75,000 रुपए तक की जो सैलरी की लिमिट है, अगर 12,75,000 तक आपकी सैलरी है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं का कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा एम्प्लॉयर आपका। तो ऑफ कोर्स आपकी सैलरी बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। और जो 25 लाख के स्लैब में भी आते हैं, उनको भी 1.5 से 2 लाख रुपए का फायदा इसमें हो रहा है। तो ये 1 अप्रैल से नए नियम लागू हो गए। नंबर एक बात तो ये। नंबर दो बात, कुछ मेजर चेंजेस मैडम ने किए थे, फाइनेंस मिनिस्टर ने। और ये कहा था कि एनपीए एनएसएस को लेके एक बड़ा बदलाव किया था कि जो नेशनल सेविंग स्कीम है, और आपको पता होगा नेशनल सेविंग स्कीम 92 में बंद हो गई थी, उसके बाद में जब उसको पैसा निकालते थे, तो ये जो स्कीम थी ईएसएस पे थी, यानी एग्जाम, जब आप पैसा जमा करते हो तो एग्जाम मिलेगी, उस पर ब्याज टैक्सेबल है और विड्रॉल भी टैक्सेबल हुआ करता था। तो 29 अगस्त 2024 पर उस पर ब्याज देना बंद कर दिया था सरकार ने। लेकिन मैडम ने इस फाइनेंस बिल में कहा कि जो पैसा विड्रॉ करेंगे उससे वो टैक्स फ्री होगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए एक खुशखबरी वाली बात है। तीसरा जो चेंज किया था वो किया था एफडीआर पर। और आपको पता होगा कि सीनियर सिटीजन्स को और महिलाओं को भी काफी इनकम पैसिव होती है। तो जो टीडीएस की लिमिट 50,000 रुपए थी टीडीएस कटने की बैंक एफडीआर पर, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया था। तो जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अब 1 लाख रुपए तक का अगर ब्याज आ रहा है हम्म। तो 15 देने की जरूरत नहीं है। और बाकी लोगों के लिए 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया था। एक रिलीफ और दिया था बहुत बड़ा, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कहा था कि अगर आप एजुकेशन लोन लेकर इसको रेमिटेंस करते हैं, और सुमिता जी हमने आपके माध्यम से भी माननीय वित्त मंत्री जी को अनुरोध किया था कि जो एजुकेशन लोन लेके बच्चों की फीस भर रहा है विदेश में, उस पर भी टीसीएस कलेक्ट करना बहुत गलत बात है। तो डबल ये नुकसान होता है उसको। तो हमारी बात शायद सुन ली मैडम ने, और ये कह दिया कि अगर आपने एजुकेशन लोन लेके रेमिटेंस आप कर रहे हैं, और विशेषकर एजुकेशन फीस में, तो फिर आप पर टीसीएस का 0.5% का नियम तो वो लागू नहीं होगा। लेकिन इसमें बात याद रखने वाली बात है कि अगर आपने एजुकेशन लोन नहीं लिया है और आप एजुकेशन के लिए पैसा भेज रहे हैं, तो 5% का टीसीएस आपको लगेगा। हम्म। स्टार्टअप को एक बड़ा रिलीफ दिया था। स्टार्टअप को कहा था कि हर साल 1 साल की लिमिट बढ़ाया करते थे, एक साथ मैडम ने कहा कि 5 साल के लिए स्टार्टअप को बेनिफिट दे रहे हैं। और मैं जो भी अपने यंगस्टर सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, यंग एंटरप्रेन्योर सुन रहे हैं, बहुत बड़ा रिलीफ है। और शायद एकमात्र डिडक्शन है जो बची हुई है, बाकी सारी डिडक्शन तो खत्म कर दिए सरकार ने। तो आपको 3 साल का टैक्स हॉलिडे मिलता है, 3 इयर्स टैक्स हॉलिडे, जब तक कि आपकी टर्नओवर 100 करोड़ ना हो जाए। और उसकी लिमिट को बढ़ाकर, उसकी टाइम लिमिट को, जो सनसेट क्लॉज था 31 मार्च 25 को, उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दिया है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है हर स्टार्टअप को, एलिजिबल स्टार्टअप को। मैं कहता हूं जरूर अप्लाई करना चाहिए डीपीआईआईटी के पास में, और इस रिलीफ को लेना चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर ये मेजर चेंजेस हैं, जैसा सुनील जी आपने बताया। और हाँ, जाहिर तौर पे जब से बजट की घोषणा हुई उसके बाद से आप जैसा कह रहे थे, लोग इंतजार में थे कि कब 1 अप्रैल आए। और जो बजट में बातें कही गई थी, खास करके न्यू इनकम टैक्स स्लैब में जिस तरीके की बड़ी राहत दी गई है सरकार की तरफ से, उसका इंतजार तो बहुत लोग कर रहे हैं। तो क्या रुचिका जी, इस बार हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हुए देखेंगे? बिल्कुल श्वेता, अगर आप देखें तो सरकार चाहती ही यही है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम को धीरे धीरे करके बिल्कुल ही खत्म कर दे। इसीलिए हर साल जब चेंजेस आ रहे हैं, इस बार भी जितने भी चेंजेस हैं जो 1 अप्रैल 2025 से वैलिड होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंजेस नहीं आए, क्योंकि सरकार चाहती है कि न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, उसी के अंदर ही आईटीआर फाइल करें सारी के सारी। ये तो कुल मिलाकर न्यू टैक्स रिजीम को तो ऑप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सुनील जी, एक चीज और आपसे समझना जरूरी है, वो ये कि मेजर चेंजेस तो हमने देखे कि सरकार ने क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव बनाया न्यू टैक्स रिजीम को, और इस अट्रैक्शन की वजह से बहुत लोग शायद इस बार इसको ऑप्ट भी करें। लेकिन फिर भी ओल्ड टैक्स रिजीम भी अपनी जगह पर है, और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में ही कोई रहना चाहता है तो उसको किस तरीके के फायदे होंगे? देखिए, अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम को देखते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी डिडक्शंस ऐसी हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चलने वाली हैं। और अभी भी अगर आप 7 साढ़े 7 लाख की डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, तो आपको ओल्ड रिजीम में रहने में ही फायदा है।
क्योंकि 5 लाख रुपए जैसी आपकी इनकम होती है वहां भी टैक्स जीरो हो जाता है। तो वो कैसे होगा पॉसिबल? तो विशेषकर आपको पता होगा जिनका हाउसिंग लोन चल रहा है वो 20 साल के लिए चलता है, जो एटीसी में पैसा दे रहे हैं तो 2-4 लाख रुपए तो यही हो जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपका एजुकेशन लोन है, और आपको पता होगा एजुकेशन लोन में खास बात यह है कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट, कितना भी इंटरेस्ट हो, पूरा का पूरा डिडक्शन मिलती है पूरे 8 साल तक। मान लीजिए आपने 40-50 लाख रुपए का एजुकेशन लोन ले रखा है, तो 3-4 लाख रुपए की डिडक्शन आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। एक जो एम्प्लॉय हाउस रेंट अलाउंस लेते हैं HRA, और जिनको आपको पता होगा कि विशेषकर जो मेट्रो शहर है, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, वहां पर बहुत महंगे फ्लैट्स हैं, तो वहां पर जो एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं, अगर आपको HRA की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं हैवी अमाउंट की, तो फिर आपको अभी भी ओल्ड रिजीम में रहने का फायदा है। और जो हमारे माननीय सांसद विधायक मंत्री जी हैं, वो शायद अभी भी ओल्ड रिजीम में रह जाए, क्योंकि डेली अलाउंस और कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस का जो बेनिफिट ओल्ड रिजीम में मिलता है वो नए रिजीम में नहीं मिलता है। तो जितने भी हमारे मंत्री विधायक माननीय सांसद हैं, उनको शायद अभी भी ओल्ड रिजीम में रहने में फायदा होगा। तो जैसे मैंने बताया था कि सरकार ने, और अभी मेरे को पैनलिस्ट ने भी कहा कि धीरे धीरे इसको बंद कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अवेल कर रखी है उनके लिए सरकार ने एक मौका दिया है कि एजुकेशन लोन आपका चल रहा है, या जैसे दिव्यांग कोई बच्चा है आपके पास, आपकी फैमिली में कोई डिपेंडेंट दिव्यांग है, तो आपको पता होगा डबल छूट मिलती है। एक डिपेंडेंट के लिए 1.25 लाख रुपए की छूट अलग मिलती है अगर मेजर डिसेबिलिटी है, और आप खुद भी दिव्यांग हैं तो आपको ATU में 1.25 लाख की छूट मिलती है। इस तरह की छूट अवेलेबल है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग फर्जी क्लेम करते हैं, फर्जी छूट क्लेम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देकर, आपको पता होगा भी रैकेट बस्ट हुआ है बेंगलोर में, या बहुत सारे लोग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को फर्जी दान देकर, या इस तरह की आप डिडक्शन या छूट क्लेम कर रहे हैं। और विशेषकर मैं कह रहा हूं जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, तो उनको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ा ड्राइव चला रखा है और सबको नोटिस आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से की फर्जी चीजों में पकड़ने के लिए बड़ी ही सक्षम है। अभी हम रुचिका जी बात कर रहे थे इस बात की कि किसके लिए फायदेमंद रहेगा ओल्ड टैक्स रिजीम। अब न्यू टैक्स रिजीम जो है इसमें डिडक्शंस तो बड़ा है, अट्रैक्शन भी इसका बड़ा है, इसके साथ ही इसके जो फायदे हैं, आपको नहीं लगता एक हर्ड मेंटालिटी होता है जिसमें लोगों को ये लगता है कि अगर उसके लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, और ये सिचुएशन ऐसी है कि हर किसी को लग रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम बहुत अट्रैक्टिव है। क्या आपको लगता है कि इसको देखते हुए लोगों को जाना चाहिए, या फिर ये देखना चाहिए कि न्यू टैक्स रिजीम में उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जब भी ओल्ड या न्यू को ऑप्ट करते हैं, आजकल इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के जो क्या ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना टैक्स बैठता है, न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स बैठता है, ये सॉफ्टवेयर हर जगह अवेलेबल है। इनफैक्ट इनकम टैक्स पोर्टल पे खुद भी आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी टैक्स रिजीम में आपको ज्यादा बेनिफिट है। बट जहां पे बात आती है कि एक हर्ड है, लोग उनको देख के, एक दूसरे को देख के जा रहे हैं, तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अपनी इनकम को देखिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखिए। सबसे जरूरी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या है, क्या आपको 80C पूरा मिल रहा है, 80D पूरा मिल रहा है, 80U मिल रहा है, 80E मिल रहा है, एजुकेशन लोन, डिसेबिलिटी की जैसे हमने बात की, ये सारी डिडक्शंस अगर आपको मिल रही हैं, तो आपको पहले ये चेक करना जरूरी है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट है या न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट है। तो इस चीज को मेरे को लगता है सबसे पहले देखना चाहिए। एक और चीज है, अगर आप देखें ओल्ड टैक्स रिजीम जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स थे, चाहे 80C के अंदर थे, LIC आप जमा कराए थे, ESI था, PF था, NPS था। बट 2023 से गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम में भी NPS को इंट्रोड्यूस किया। जब गवर्नमेंट ने NPS इंट्रोड्यूस किया तब हमें 10% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे बेनिफिट मिलता था। इस बार 1 अप्रैल 2025 से अगर आप देखें तो ये कंट्रीब्यूशन जो है, जो हमें डिडक्शन मिलेगी, वो 10 नहीं अब 14% मिलेगी। माने अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दोनों को आपके 14% ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तक इनकम से डिडक्शन मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं। बट अगेन, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आप दोनों के अंडर, न्यू और ओल्ड, दोनों में अपना पहले टैक्स निकालिए, देखिए आप किस पे बेनिफिशियल है, और फिर टैक्स पे कीजिए। सैलरी क्लास के लिए तो वैसे भी एक बेनिफिट है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा SSC जिसके पास बिजनेस इनकम नहीं है, वो हर साल न्यू से ओल्ड और ओल्ड से न्यू में शिफ्ट कर सकता है, अपनी टैक्स लायबिलिटी को देख के किसके अंदर वो ज्यादा बेनिफिशियल है। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हर्ड मेंटालिटी से किसी का भला नहीं होता। जरूरी नहीं कि जो किसी और को सूट कर रहा है वो आपको सूट करे ही, लेकिन हाँ, एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि देखने को मिले जहां पर ज्यादातर लोगों को ये लगे कि वो अगर न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। सुनील जी,
इस बार हमने देखा कि जब बजट की घोषणा हुई तो सीनियर सिटीजन को बड़ा ध्यान में रखा गया, चाहे वो उनके टीडीएस की बात करे, चाहे वो उनके एनएसएस की बात करे, चाहे वो उनके एफडीज पे छूट की बात करे। इन तमाम जगहों पर सीनियर सिटीजन का पूरा ध्यान सरकार ने इस बार रखा। उन्हें 1 अप्रैल के बाद से किस तरीके के फायदे मिलेंगे? अच्छी बात कही है आपने। और देखिए, अगर मान लीजिए सीनियर सिटीजन्स के पास में 2-3 तरह की इनकम होती है, या तो उनके पास पेंशन आ रही होती है, या बैंक से ब्याज आ रहा होता है, या म्यूचुअल फंड से आपको इनकम आ रही होती है। तो अगर आप देखें तो उन फायदों को आप काउंट करेंगे तो एक तरह से मुझे लगता है कि 12,75,000 तक आपकी पेंशन है, 12.75 लाख तक तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना। इसके अलावा म्यूचुअल फंड से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर लॉन्ग टर्म बेनिफिट कमा लें तो 1,25,000 रुपए तक का आपको फिर सेक्शन 112A में छूट मिल जाती है। यानी 12,75 प्लस 1,25 की हम बात करें तो 14 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है सीनियर सिटीजन को भी, पेंशन और म्यूचुअल फंड के केस में। दूसरा, जिनको बैंक से एफडीआर की इंटरेस्ट आया करता था, तो सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया कि 1 लाख रुपए तक का आपको बैंक में एफडीआर आएगी तो आपको टैक्स नहीं कटेगा। वो इनकम टैक्सेबल है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, बाकायदा टैक्सेबल है। लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले टीडीएस कट जाए 10% और फिर आपको उसको रिफंड क्लेम करना पड़े, उसमें पूरा 1, सवा 1.5 साल का टाइम लगता है। तो अब सरकार ने कह दिया कि 1 लाख रुपए तक हम आपसे टीडीएस नहीं काटेंगे। तो ये एक अच्छा सरकार का मूव है। तो मेरा हमेशा से सरकार से एक आग्रह रहता है कि आप नए टैक्स रिजीम में ले जाइए, बहुत अच्छी बात है, कोई डिडक्शंस कोई नहीं है। लेकिन कम से कम, जैसे आपने एनपीएस की अभी बात कर रहे थे, एनपीएस में भी एक बात याद रखने वाली बात है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे छूट है, खाली जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे 80CC-D पार्ट 1 में, तो नई रिजीम में वो नहीं मिलती है, केवल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात होती है, वो छूट मिलती है। तो हमने हमेशा आग्रह ये किया है कि मेडिक्लेम की छूट को और एटलीस्ट कम से कम सीनियर सिटीजन को छूट दे दिया जाए, क्योंकि मेडिक्लेम या मेडिकल एक्सपेंडिचर उनके लिए एक तरह से रूटीन का खर्चा है, उसके बिना उनकी जिंदगी सहज नहीं हो पाती है। तो अगर ये बात वित्त मंत्री जी सुने तो ये डायरेक्शन की बड़ी जरूरत होती है सीनियर सिटीजन को। जी, और एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रुचिका जी दी गई आम नागरिकों को जो ITR-U फाइल करते हैं, यानी कि अपडेटेड रिटर्न जो भरते हैं, अगर कुछ इनकम टैक्स आप फाइल कर रहे हैं, उसमें कोई इनकम आपकी छूट गई है, आप दोबारा उसको फाइल करना चाहते हैं, जो कि कई सारे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं जो ऐसा करते हैं, उनके लिए जो समय सीमा है उसको बढ़ा दी गई। ये कितनी राहत भरी बात रही, और साथ ही क्या इसका इम्पैक्ट भी दिखेगा आगे? देखिए, जब से गवर्नमेंट ने ITR-U इंट्रोड्यूस किया है तो ऑलमोस्ट 90 लाख टैक्स पेयर्स ने ITR-U फाइल किया है और एडिशनल टैक्सेस पे किए हैं। तो पहले ITR-U जो था उसकी लिमिटेशन 2 इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक होती थी, बट इस बार बजट 2025 में गवर्नमेंट ने ये 2 साल को बढ़ाकर 4 साल कर दिया है। तो अगर आप ITR-U जो है अपनी अब 4 असेसमेंट ईयर्स तक भर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक कदम है। अगर आप देखें, पहले अगर आप कोई इनकम है जो आप नहीं आपने दिखाई थी, गलती से छूट गई थी, कोई कैलकुलेशन एरर थी या कुछ भी और गलती थी जो आपकी रिटर्न में थी, अब आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं ITR-U के जरिए। तो एक ये बहुत बड़ा प्रोविजन है। इनफैक्ट 4 साल तक है तो देखिए लिटिगेशन भी बहुत कम हो जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि आप खुद से ही अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर देंगे। आप भूल गए तब फाइल की, एरर हुआ तब फाइल की आपने। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इसके अंदर ITR-U में। जी, एंड दूसरा एक और फ्लेक्सिबिलिटी जो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर घर है तो उसको लेकर दी गई सुनील जी, और ये बड़ा लेंदी हो जाता था प्रोसेस। एक घर है तो उसमें आप टैक्स फ्री उसे करा सकते हैं, दूसरा है तो फिर आपको CA से उसको दिखाना पड़ता था कि रेंट मिल रहा है और उस पर फिर आपको टैक्सेस देने पड़ते थे। बड़ी लाइबिलिटी थी, जिससे आपको कहीं ना कहीं सरकार ने थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की है। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं ITR-U में एक बात और जोड़ना चाहूंगा। बड़ी अच्छी बात बताई है रुचिका जी ने। लेकिन ITR-U का जो नियम आया है उसमें क्या हो रहा है, अभी अगर हम जब 70% की कैलकुलेशन करते हैं, 4th ईयर में आपको 70% देना पड़ेगा। वो 70% भी एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट का भी है। यानी पहले सरकार टैक्स लगाती है, फिर इंटरेस्ट लगाती है 4 साल का, फिर उसका 70% लगाती है। और अगर गलती से आपने पहली रिटर्न नहीं भरी है तो फिर ये अमाउंट जो बनता है वो 100% ज्यादा हो जाता है। तो इस पर भी एक ध्यान देने की जरूरत है वित्त मंत्रालय को कि 70% से अगर आप 100% ज्यादा टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो लोग आगे नहीं आएंगे। और ऑफ कोर्स आजकल AIS के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो लोग ITR-U पे इंटरेस्टेड हैं। जहां तक सवाल है 2 मकानों का, देखो 2 मकानों की छूट पहले भी थी,
ये क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। पहले भी 2 मकानों की छूट थी, ऐसा नहीं है कि पहले 2 मकानों की छूट नहीं थी। लास्ट ईयर के बजट में आ गया था, मैडम ने कहा था कि आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रख सकते हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा नुक्ता था। वो क्या लगा रखा था, एक कैविएट लगा रखा था कि आपको एक रीजन बताना पड़ेगा कि आप किस कारण से उस मकान में नहीं रह पा रहे हैं। तो उस प्रोविजन को दूर कर दिया। अब आपको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने मकान में क्यों नहीं रह रहा हूं। यानी आपके पास 2 फ्लैट है और आप दोनों फ्लैट में रहते हैं। मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, आप लेक्चरर हैं और आप हॉस्टल में रहते हैं उसके, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको वहां रहना है। तो उसमें पहले बताना पड़ता था कि मैं इस कारण से इस मकान को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा हूं। अब ये कह दिया है, क्लैरिफाई कर दिया कि 2 मकान तक ब्लेंटेड छूट है, कोई भी इसमें टैक्स नहीं है, कोई डीम्ड रेंटल वैल्यू नहीं मिल जाएगी। पहले क्या होता था कि आपका चाहे मकान खाली भी है, सबका एक्चुअल रेंट नहीं आ रहा है, फिर भी आपको डीम्ड रेंटल वैल्यू पे टैक्स देना पड़ता था, जो कि बहुत पेनफुल होता था। और आजकल जैसे आपको पता होगा, लोग छोटे कस्बों से आकर, छोटे शहरों से आकर बड़े शहरों में नौकरी कारण आते हैं, तो एक मकान मान लीजिए उनका वहां कस्बे में, एक फ्लैट आपने यहाँ पे ले लिया, तो अननेसेसरी आपको टैक्स देना पड़ता था। उसको सरकार ने ठीक कर दिया। आप कह दिया कि 2 मकान तक कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सक्यूज बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधी छूट क्लेम कर लीजिए, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जाएंगे। जी हाँ, इसीलिए तो हम ये लगातार कह रहे हैं कि जो टैक्स की दुनिया है आपकी, वो 1 अप्रैल के बाद से बदलने वाली है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके लिए आसान हो जाएंगी। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और इसी तरीके से सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। तो 1 अप्रैल से कितनी बदल जाएगी आपकी टैक्स की दुनिया, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ है सुनील गर्ग और साथ है रुचिका भगत, टैक्स एक्सपर्ट, और इन्हीं से जानेंगे हम कि आप के आगे आने वाले जो दिन है उसमें किस तरीके के होंगे चेंजेस। रुचिका, आपके पास मैं आती हूँ। टीडीएस को लेकर भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में मेजर बदलाव आप क्या देख रही हैं? एक तो सबसे बड़ा जो बदलाव है वो सीनियर सिटीजन का है, जो हमने डिस्कस किया है कि 50,000 से 1 लाख तक की लिमिट हो गई। इसके अलावा डिविडेंड इनकम जो थी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो थे, जिसपे 5,000 तक की इनकम पे अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको कोई टीडीएस नहीं लगता था। अब 5,000 से बढ़ के वो 10,000 हो गई है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है तो वहां पे लिमिट जो थी वो 40,000 की थी, 40,000 से बढ़ के वो 50,000 हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो छूट है वो ये है कि आपका जो पहले रेंट था, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर किराया 2,40,000 रुपए से ऊपर होता था तो 10% टीडीएस करता था। अब ये लिमिट 2,40,000 से बढ़ के 6 लाख रुपए की होगी, माने 50,000 रुपए पर मंथ। तो अगर आपको रेंट 6 लाख से ज्यादा का मिलता है तो ही टीडीएस कटेगा 10% के हिसाब से, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। सिमिलरली प्रोफेशनल सर्विसेज पे आप पहले 30,000 से ऊपर अगर आप इनवॉइसेस करते थे तो टीडीएस करता था, अब वह 30,000 से हटके 50,000 रुपए हो गए। तो ये बेसिक मेजर चेंजेस हैं टीडीएस के अंदर। जी, और इसी तरीके से यूलिप की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज्यादा लोग यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं और टैक्स को लेकर ऑब्वियसली बात है, जब इन्वेस्टमेंट होता है तो साथ में टैक्स के प्रोसीजर्स भी साथ साथ आते हैं। ऐसे में सुनील जी, अब जो हम देख रहे हैं कि इसका इक्विटी के हिसाब से, जैसा एलटीसीजी अगर लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूलिप रखते हैं तो एसटीसीजी लगेगा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यूलिप रखते हैं, तो ऐसे में इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? क्योंकि सरकार पिछले 4-5 सालों में जब भी आप बजट देखते हैं तो एलआईसी जो जिसको हम जीवन बीमा कहते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, उसकी टैक्सेबिलिटी को लेकर 2 कदम आगे 2 कदम पीछे वाली सिचुएशन है। तो डाल डाल में पात पात वाली सिचुएशन है।
आपको पता होगा पहले सिचुएशन ये थी कि आपको अगर कोई भी पैसा जीवन बीमा से मिलता है तो टैक्स फ्री हुआ करता था, तो कोई टैक्स नहीं लगता था। बाद में कंडीशन डाल दी कि आपके पास में जो प्रीमियम है वो 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज्यादा प्रीमियम आपका है तो हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। अब सवाल ये उठा था कि टैक्सेबल कितना करना है, तो इसको लेकर क्लैरिटी नहीं थी। तो बाद में क्लेरिफाई कर दिया कि जो डिफरेंस आएगा आपका जीवन बीमा का मैच्योरिटी वैल्यू और जो आपने पे किया उस पर हम टैक्स आपसे ले लेंगे 5% की दर से। लेकिन दिक्कत कहां पर आई? दिक्कत आई थी यूलिप में। यूलिप में एक नियम लेके आए थे कि आपने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा यूलिप में इन्वेस्ट किया, 2.5 लाख रुपए ज्यादा एक साल में, तो जब उसकी मैच्योरिटी आएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो चूंकि यूलिप में दोनों कंपोनेंट होते हैं, उसमें एक इंश्योरेंस का कंपोनेंट भी होता है, उसमें एक इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट भी होता है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी को लेके बड़ा कंफ्यूजन था कि क्या ये वहां पर जाएगा या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगा एज ए इन्वेस्टमेंट। तो सरकार ने एक अच्छा मूव किया है मेरे हिसाब से, बशर्ते उस पर टिके रहे ये लोग। अब ये कहा है कि यूलिप से आपको कोई मैच्योरिटी आएगी तो वो टैक्सेबल होगी, लेकिन उसमें 2 पार्ट कर दिए, यानी 2.5 लाख रुपए से कम आपने इन्वेस्ट किया है तो टैक्स फ्री, उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट किया था एक साल में, अगर वो आएगा तो अब उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। और जब सरकार देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। साथ में ये भी कह दिया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी इक्विटी वाला माना जाएगा, लिस्टेड इक्विटी वाला। इसका मतलब आपका टैक्स रेट भी 12.5% होगा एक बात, और 1.25 लाख रुपए की छूट भी मिलेगी आपको। तो मैंने कहा था ना कि 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, पर कुल मिला के अच्छा प्रोविजन है। यूलिप से जिनको भी पैसा आता है उनके पास में टैक्स का स्लैब बेहतर है, कम है और डिडक्शन भी है। बिल्कुल। बहरहाल सारा का सारा जो दरअसल यहाँ पर पॉइंट है वो ये है रुचिका, कि सरकार किसी भी तरीके से ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो सिस्टम में आए। और सिस्टम में ये पैसा आएगा कैसे? अगर टैक्स को बहुत सरल किया जाएगा, बहुत सिंप्लीफाई किया जाएगा, हर जगह पर थोड़ा बेनिफिट भी देना, थोड़ा सा बेनिफिट को वापस भी लेना, ये जो चीजें चलती रहेंगी, इससे ये होगा कि ज्यादातर लोग टैक्स के इस टैक्सेशन के प्रोसेस से जुड़ेंगे और अल्टीमेटली उससे फायदा सरकार को ही होगा। अब जब 1 अप्रैल से जो मेजर चेंजेस जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं, ये चेंजेस आ जाएंगे, उसके बाद आप किस तरीके का परिवर्तन लोगों की जिंदगी में और सरकार के उस टैक्सेशन के प्रोसेस में होता हुआ देख रही हैं? जब भी सरकार बजट लेके आती है और कुछ भी चेंज लेके आती है तो उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस होते हैं। इस बार सरकार ने इतनी, ये जो लीप था, अगर आप देखें पहले 7 लाख तक इनकम माफ थी, अब सीधा 12 लाख तक इनकम माफ कर दी, तो ये इतनी बड़ी लीप जो ली है सरकार ने, इसके पीछे ऑब्वियसली एक रीजन होगा। और मेरे ख्याल से जो मेजर रीजन था वो प्रोटेक्शनिज्म था हमारी डोमेस्टिक मार्केट का। जिस तरह से अगर आप जियो पोलिटिकल कंडीशन देखेंगे, कहीं जो जियो पोलिटिकल वॉर है, टैरिफ वॉर है, अगर आप देखें तो चाइना में डिफ्लेशन है जिस हिसाब से, तो ऑब्वियसली सरकार को जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट करना था। वो चाहती थी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो कैश है वो चर्न करे, पैसा घूमे। पैसा कैसे घूमेगा? जब आपके हाथ में पैसा होगा तो पैसा घूमेगा। तो शायद यही मेन रीजन था सरकार ने जब ये छूट दी, आपकी पहले 7 थी, अब 12 लाख रुपए तक की इनकम माफ है, ताकि आम इंसान के हाथ में, वैसे भी हम इसको कॉमन बजट कहते हैं, अगर आप देखें कॉमन मैन बजट है, तो कॉमन मैन बजट क्या हुआ कि आम इंसान के हाथ में अगर पैसा है, आम इंसान उसको खर्चेगा। अगर आपके पास कुछ अलग आ रहा है, एडिशनल पैसा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? जो आपने शायद लग्जरी आइटम्स जो पहले आप खरीदना चाहते थे नहीं खरीदी, आप वो खरीदेंगे, या फिर आप टूर पे जाते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। आप किसी भी फॉर्म में अगर आप देखें, आप अल्टीमेटली मार्केट में पैसा घुमा रहे हैं। जब मैं मार्केट में पैसा घुमा रही हूँ तो मेरी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो प्रोटेक्ट हो रही है। शायद यही रीजन था सरकार ये इतना बड़ा चेंज लेके आई। और जहां तक एक ये चेंज की एक दूसरा एडिशनल एडवांटेज है, हम एक आदत डाल देते हैं लोगों को ITR फाइल करने की। मेरी इनकम 12 लाख रुपए से कम है, मैं ITR फाइल करती हूँ क्योंकि मुझे दूसरे बेनिफिट्स हैं। मैं क्रेडिट कार्ड ले सकती हूँ, मुझे बैंक लोन लेना है, मैं वो ले सकती हूँ, तो मैं ITR फाइल करूंगी, मैं चाहे टैक्स नहीं देती। आज मुझे आदत पड़ी है ITR फाइल करने की, कल शायद यही आदत मुझे टैक्स पे करने की भी पड़ जाए। तो एक ये बेसिक स्टेप है ITR फाइलिंग करवाने के लिए लोगों से। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अगर आप देखें इन टोटल तो। बिल्कुल, और इससे लोगों की आदत तो अच्छी लगेगी ही टैक्स भरने की हर तरीके से, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं इससे बहुत मजबूत होता है अल्टीमेटली। सुनील जी, एक आखिरी सवाल आपसे। बहुत ज्यादा संख्या में हम देख रहे हैं आजकल विदेशों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, ऐसे में उनके ऊपर TCS का एक बोझ लाद दिया जाता था और ये टैक्स ऐसा होता था कि आपको एक डबल, आप कह सकते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर जैसा लगता था। अब इसमें जो इसके लिमिट में जो बदलाव किया गया है, ये कितना रिलैक्स करेगा उन लोगों के लिए जो बाहर पढ़ने जाते हैं?
देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि 2 चेंज किए सरकार ने। पहला चेंज तो क्या किया है कि जो 7 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। तो 10 लाख रुपए से पहले तो आपका टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप एलआरएस के माध्यम से, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के माध्यम से पैसा भेजते हैं। दूसरा ये कह दिया कि अब एजुकेशन और मेडिकल को 2 हिस्सों में बांट दिया है। अगर आपने एजुकेशन और मेडिकल के लिए पैसा भेजा, मेडिकल रिलीफ इलाज के लिए या एजुकेशन के लिए, तो 5% का टीसीएस होगा, बशर्ते आपने वो पैसा लोन लेके ना भेजा हो। यानी अगर आप एजुकेशन लोन लेके, पर ये ध्यान रखना कि एजुकेशन लोन किससे लेना है। ये नहीं कि आपने अपने किसी रिलेटिव से ले लिया, आपने अपने किसी एम्प्लॉयर से ले लिया। आपके एम्प्लॉयर ने लोन दिया है तो छूट नहीं है। आपको लोन लेना पड़ेगा स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यानी बैंकों से आपको लोन लेना पड़ेगा, तभी आपको छूट मिलेगी। लोग ये गलती करते हैं कि उसके एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर कर दिया, उसको लोन दे दिया, तो वो भेजा, तो उससे आपको फिर टीसीएस लगेगा ही लगेगा। तो 0.5% को अब खत्म कर दिया, 10 लाख तक की लिमिट कर दी है। अदरवाइज 5% है, और एजुकेशन और मेडिकल के लिए 5 है, वरना 20% की लिमिट आपको पता ही होगा टीसीएस की है एलआरएस में। एक अच्छा स्टेप है, अच्छा मूव है, जहां पे डबल, जो हम बात करते हैं डबल जियो पार्टी की, उसको खत्म करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर सरकार का ये मूव, मतलब ओवरऑल ये मूव जिस पर हम डिस्कशन कर रहे थे, ये काफी अच्छा है। इससे आप तो टैक्स के इस प्रोसेस से जुड़ेंगे ही, साथ ही काफी आपके लिए सिंप्लीफाई भी अब चीजें पहले से ज्यादा हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुनील जी आपका भी, और साथ ही रुचिका आपका भी बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तो टैक्स की दुनिया आपकी कल से बदलने वाली है, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही, और इस बदलती हुई दुनिया में बहुत सारी चीजें आपके लिए होने वाली हैं आसान। इसी के साथ मनी गुरु में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।